नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारी प्रवास सीरीज है और आज है डे 2। तो आज हम इतिहास से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब्दुल कलाम जी की कुछ यहाँ पर प्रसिद्ध जो लाइन है, कहते हैं कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। यानी अपने जो सपने हैं तो सिर्फ सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखते हैं, अगर हम उनके लिए प्रयासरत नहीं हैं तो वह सपने नहीं हैं, यानी वो हमारे जो एम है वह बेकार हैं। अगर हम उनको पाने के लिए उस हिसाब से या उस तरीके से हम प्रयास नहीं कर रहे हैं जितना उनको पाने के लिए हमें जो हमारे एफर्ट हैं वो होने चाहिए। यानी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमें एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज के कुछ जो महत्वपूर्ण यहाँ पर भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्नों पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी जो कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड थे। आज चर्चा करने वाले हैं भारतीय इतिहास से। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची, और यह IAS प्री 1996 में भी यह प्रश्न आया था। इसके अलावा कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा है हमारा शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है कि मुगल चित्रकला यहाँ पर जो अपने प्रकाष्ठा में पहुंची, यानी जो सर्वाधिक जो विकास हमें मुगल चित्रकला में देखने को मिलता है वह मिलता है हमें जहांगीर के काल में। और यह प्रश्न हमारे UKSSC एग्जाम में, ग्रुप सी के एग्जाम में UKSSC द्वारा पूछा जा चुका है। तो मुगल चित्रकला की अगर हम बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में अपने प्रकाष्ठा पर पहुंचती है। और इससे पहले हम देखते हैं कि जो चित्रकारी थी वो जो हस्तलिखित ग्रंथ थे तो उनकी विषय वस्तु से ही संबंधित होती थी। तो सबसे जो बड़ा काम यहाँ पर जहांगीर ने किया तो उसने चित्रकारी को बंधन मुक्त कर दिया, यानी जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं सिर्फ उनकी विषय वस्तु नहीं होगी। तो बंधन मुक्त हो गया तो वहाँ पर चित्रकारी का यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। और हमें कुछ ऐसे प्रमुख चित्रकार जिसमें फारूक बेग हो गए, दौलत मंसूर हो गए, अबुल हसन हो गए, तो आदि यहाँ पर उसके काल के प्रमुख चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी जो कलात्मक प्रतिभा है उसके बदौलत यहाँ पर मुगल चित्रकला में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाया। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन थे, तो ये प्रसिद्ध यहाँ पर चित्रकार थे और साथ ही ये सर्वोत्कृष्ट, यानी उस समय के उनके शासनकाल में इनकी जो चित्रकारी थी वह यहाँ पर उत्कृष्ट थी। और साथ ही जो जहांगीर थे तो इन दोनों को क्रमशः नादिर उल उस्र यानी उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल जमा अबू हसल की उपाधि इनको प्रदान की थी। यानी मंसूर को नादिल उल अस्र और अबुल हसन को यहाँ पर नादिल उल जमा की उपाधि इनके द्वारा यहाँ पर प्रदान की थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि जो उस्ताद मंसूर थे, तो उस्ताद यहाँ पर जो मंसूर थे तो वह क्या थे, एक प्रसिद्ध यहाँ पर पक्षी चित्रकार भी थे। तो उस्ताद मंसूर यहाँ पर पक्षी चित्रकार भी थे, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और जबकि जो अबुल हसन थे तो वो व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी, उनको जो व्यक्ति विशेष के चित्र बनते हैं तो उसमें वो काफ़ी अच्छी चित्रकारी करते थे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची। तो यह हमारा सी हो जाएगा, जहांगीर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो इसका भी जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, जहांगीर ने। तो जहांगीर के ही शासनकाल में सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर जो एल्बम थी और व्यक्तिगत रूप चित्र थे उन पर अधिक जोर दिया गया। तो साथ ही अगर हम हुमायूं के शासनकाल की बात करें तो हुमायूं के द्वारा भी यहाँ पर चित्रकला में उनके द्वारा रुचि दिखाई गई। और इसके साथ हुमायूं और अकबर के समय में जो चित्रकारी के तहत मुख्यतः जो सचित्र पुस्तकें पांडुलिपियाँ होती थी जिनमें तूतीनामा, रज्मनामा, उसके अलावा अनवार ए सुहेली आदि प्राकृतिक दृश्यों या जामती या दरबार व शिकार के दृश्यों का इनके इसमें अंकन किया गया था।
इसके विपरीत जब हम जहांगीर के शासनकाल में छवि चित्रण को देखते हैं तो सर्वाधिक महत्व उनके द्वारा यहाँ पर छवि चित्रण को दिया गया और स्वयं जहांगीर के द्वारा यहाँ पर नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों व पशु पक्षियों आदि के अनेक व्यक्तिगत रूप चित्र इनके द्वारा बनाए जाते हैं और अनेक चित्रधारों और यानी एल्बमों का भी इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और यह प्रश्न RAS प्री 1994 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन हमारा अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा अब्दुल रहीम खान खाना और चौथा है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो इनका जो टाइम पीरियड है वह यहाँ पर अकबर के शासनकाल में है। तो हम देखते हैं जो अकबर का शासनकाल है तो वह उनका जो प्रशासन है तो सहिष्णु नीति एवं संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन जो अनुकूलित वातावरण था तो उसमें हमें हिंदी को पनपने का सुअवसर देखने को मिलता है। और अकबर के काल में हिंदी काव्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मुगलों के काल की अगर हम बात करें तो अकबर का काल यहाँ पर हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहलाने लगा। और इस युग में केवल जो हिंदी थी वह केवल हिंदुओं की धरोहर नहीं थी, तो यहाँ पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। और फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के जो मर्मज्ञ थे अब्दुल रहीम खान खाना, तो इन सब में ये मुखर स्थान रखते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गा हो जाएगा, यानी अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रहीम सतसई, तो यह दोहों का संग्रह है। तो इनका एक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रहीम सतसई, और यह क्या है, दोहों का ग्रंथ है, संग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो यह प्रश्न है तो यह आधुनिक भारतीय इतिहास के आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रीड और तीसरा टॉमस मुनरो। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और केवल 1, 2, 3 यानी तीनों। तो इसका जो सही आंसर है तो वह भी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, यानी हमारे अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी की अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है तो यह अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए यहाँ पर लागू किया गया था, जो कि एक प्रणाली थी। और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में यहाँ पर तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र से प्रारंभ होती है 1792 में। और टॉमस मुनरो ने 1809 में यहाँ पर इसको कुछ क्षेत्रों में लागू किया था। और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उन्होंने इसे मद्रास में भी लागू किया। और साथ ही मुनरो के शिष्य एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया। और संपूर्ण जो ब्रिटिश भारत था तो उसके 51% क्षेत्र पर यहाँ पर इस व्यवस्था को, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया। तो इस व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत रैयतों को यहाँ पर भूमि का मालिकाना हक दिया गया, और जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। तो 1835 के बाद जी वेंगेट और HE गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में कुछ सुधार हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी इसमें जो प्रश्न है तो वह पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। तो यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, और टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में से लागू किया। तो इसमें दोनों शामिल हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो गा है 2 और 3 वह सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।